अस्सलामुअलैकुम। आज के वीडियो में हम ये जानना चाहते हैं कि ग्वादर पहुंचा कैसे जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ग्वादर एक नई एंड अपकमिंग सिटी होगी जो पाकिस्तान की शायद सबसे बड़ी सिटी बने इन टर्म्स ऑफ एरिया के हिसाब से। उसके मास्टर प्लान इतना बड़ा है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है जो आप देख सकते हैं। ये वीडियो मेरी दूसरी वीडियो इस सीरीज़ में है। इसमें हम देखते हैं कि ग्वादर पहुंचा कैसे जाए और रास्ते में क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर नक्शे से देखें तो ये नीचे ग्वादर पाकिस्तान के बिल्कुल साउथ में, बिल्कुल चार बाहर ईरान के साथ नज़र आ रहा है। इसी तरह आगे और माड़ा और कराची फिर दूसरा इंडिया के बॉर्डर की तरफ आ रहा है। और बाकी जो मेन पंजाब के शहर हैं, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, बिल्कुल मुल्क के दूसरी तरफ हैं। अगर हमें ग्वादर जाना हो तो मिसाल के तौर हम इस्लामाबाद से जा रहे हैं तो हम पहले कराची की फ़्लाइट लेंगे। बाय रोड भी जा सकते हैं, मगर उस 21 से 24 घंटे का वो सफ़र है। या लाहौर से आएँ तो फिर लाहौर की फ़्लाइट सीधे कराची से, और फिर कराची से दूसरी फ़्लाइट है जो ग्वादर को जाती है। या फिर कराची से हर रोज़ की फ़्लाइट ग्वादर को नहीं है, हर दूसरे दिन ग्वादर जाती है और अल्टरनेट करती है बिटवीन ग्वादर एंड तुर्बत। और फिर जब आप तुर्बत पहुँचे तो वहाँ से आपको या टैक्सी लेनी पड़ेगी या शायद वहाँ को बस सर्विस हो जो आपको तुर्बत से ग्वादर लेके आती है। ये तकरीबन 120 किलोमीटर का सफ़र है। और मज़े की बात ये भी है कि तुर्बत से अगर आप डायरेक्टली ग्वादर जाना चाहें, सॉरी इस्लामाबाद से अगर आप डायरेक्ट जाना चाहें तो इस्लामाबाद से एक फ़्लाइट हफ्ते के दिन एवरी संडे को तुर्बत की आती है। ये डायरेक्ट फ़्लाइट है और फिर तुर्बत से ज़ाहिर है आपको बाय रोड जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे दुबई साइड से, तो यहाँ से भी एक फ़्लाइट या कुछ फ़्लाइटें तुर्बत की शारजाह से डायरेक्टली आती हैं। वो उस तुर्बत के लिए हैं। ग्वादर को फ़िलहाल कराची से हर दूसरे दिन या हफ्ते के एक दिन इस्लामाबाद से ग्वादर की फ़्लाइट है। अक्सर लोग जो हैं वो कराची बाय एयर आते हैं, मसलन पंजाब से आते हैं या बाहर मुल्क से आते हैं, तो पहले वो बाय एयर कराची आएंगे और कराची से फिर आप आइदर बाय रोड चले जाएं या बाय प्लेन। अक्सर लोगों का यही होता है कि बाय रोड चलें क्योंकि खूबसूरती भी है रास्ते में। ये सारा कोस्टल हाईवे जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये कराची से आप निकलें नीचे से तो ये ऊपर विंडर की तरफ से, विंडर से फिर होते 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 ये नेशनल हिंगल पार्क, जहाँ पे ये कोस्टल रूट है N10। तकरीबन यहाँ पे कुंदवलीर आता है। ये बहुत ही अच्छे बीचेस हैं यहाँ के। यहाँ से होते हुए फिर आप प्रिंसेस ऑफ होप जो नेशनल हिंगल पार्क के अंदर ही है, यहाँ से होते हुए और माड़ा एक तो एक नेवी का बहुत बड़ा सेंटर है इधर, और दूसरा यहाँ पे ये थोड़ी सी स्ट्रिप है जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बीचेस हैं और यहाँ पे होटल वगैरह भी हैं। तो लोग अक्सर यहाँ पे रेस्ट करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। तो यहाँ से फिर होते होते आप पसनी से के पास से गुजर कर और सीधे ये ऑयल सिटी का एरिया है, यहाँ से गुजर के आप ग्वादर पहुँचते हैं। तकरीबन सारा दिन लग जाता है। आप सुबह जल्दी घर से निकलना पड़ता है। और बहुत ही मज़े की ये ड्राइव है। तो इसकी कुछ झिलकियाँ आपको दिखाते हैं। इससे पहले थोड़ी सी कॉस्ट पे कि ग्वादर पहुँचने में कितना ख़र्चा आता है, उस पे के बारे में बात करते हैं। अगर आपको बाई एयर जाना पड़े तो ऑब्वियसली आप लाहौर या इस्लामाबाद से आएंगे। PIA की फ़्लाइट जैसे जिस तरह मैं इस्लामाबाद से बैठा, कराची गया, कराची से बाय रोड ग्वादर गया, ग्वादर से वापस मैं कराची बाय एयर आया और कराची से लाहौर बाय एयर, और वहाँ से फिर मैं अपने जहाँ पे सरगोदा साइड पे चला गया। तो रफ कैलकुलेशन मेरा भाई भी, उसने भी ऐसे इस्लामाबाद से ही गया है कराची और वहाँ से ग्वादर और वापस। तो तकरीबन एवरेज जब फ़्लाइट की बात करें तो 9,000 रुपये की एवरेज फ़्लाइट आती है फ्राम इस्लामाबाद टू कराची या लाहौर टू कराची।
PIA की ज़रा महंगी है, ब्लू एयर और एक तो और फ़्लाइटें हैं जो थोड़ी सी सस्ती पड़ती हैं, बट ऑन एवरेज तकरीबन 9,000 रुपये की फ़्लाइट है आप वन वे। कराची से गवादर अगर बाई एयर जाएं या कराची से तुरबत बाई एयर जाएं तो तब भी तकरीबन 9,000 की पड़ती है। अगर लास्ट मिनट बुकिंग कराएंगे जिस तरह मैंने कराई थी तो ज़रा महंगी पड़ जाती है, तकरीबन 14,000 की फ़्लाइट पड़ जाती है ईच वे। अगर प्री बुकिंग कराएं तो तकरीबन 9,000 से आपकी बुकिंग हो जाती है। तो इस तरह तकरीबन फुल ट्रिप अगर पंजाब से आ रहे हैं तो तकरीबन आपको 36,000 से 40,000 इसके जो एयर फेयर्स होंगे। अगर आप ज़ाहिर है कराची से जा रहे हैं तो इसकी कॉस्ट हाफ हो जाएगी। और ये जो जहाज़ आपको नज़र आ रहा है छोटा सा, ये ये जहाज़ कराची और ग्वादर या तुर्बत और ग्वादर के दरमियान चलता है। ये तुर्बत के एयरपोर्ट में है जहाँ से मैं बैठा था। जैसा मैं कह रहा था कि अगर आप ग्वादर और कराची के दरमियान की फ़्लाइटें देखें तो तकरीबन 9,240 रुपये उनका स्टैंडर्ड एडवांस रेट है। और हर दूसरे दिन ये फ़्लाइट जाती है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्यूसडे को कोई फ़्लाइट नहीं है, तो ट्यूसडे को ये फ़्लाइट तुर्बत से जाएगी इंस्टेड। अगर मेरी तरह आपका शेड्यूल कुछ इस तरह है कि आपको मसलन ट्यूसडे को ही वापस आना है, वेडनेसडे का इंतज़ार नहीं कर सकते काम की नैये से, तो आपको ग्वादर से तुर्बत जाना पड़ेगा जो तकरीबन 150 किलोमीटर है। बर्ड्स आई व्यू पे 121 किलोमीटर है, मगर टोटल 150 किलोमीटर है। अगर आपके दोस्त बारह की गाड़ी है या आपके पास गाड़ी है तो कोई मसला नहीं बनता, 2 घंटे के अंदर आदमी आराम से तुर्बत एयरपोर्ट पहुंच जाता है, डिपेंडिंग ऑन आप ग्वादर की किस किस जगह से शुरू करें। तो तकरीबन 2-3 घंटे के दरमियान का सफ़र है। बहुत ही खूबसूरत कोस्टल रूट है, सी पैक का रूट है, अच्छा बना हुआ है, मगर ये एक एक्स्ट्रा ख़र्चा है। अगर फ़िलहाल अनफॉर्चुनेटली जो कनेक्टिविटी टू ग्वादर है वो इतनी बेहतर नहीं है जितनी वन वुड एक्सपेक्ट, मगर इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में जैसे ही टूरिज़्म को फ़रोग़ मिलेगा तो यहाँ की कनेक्टिविटी भी इससे बेहतर हो जाएगी। चलें मैं कुछ अपने सफ़र की झलकियाँ दिखा देता हूँ। सो मैं पहले इस्लामाबाद गया, इस्लामाबाद रात ठहरा, सुबह इस्लामाबाद से फ़्लाइट पकड़ी और 12 बजे मैं कराची पहुँच गया। तो ज़ाहिर है उस वक़्त अगर हमें बाय रोड ग्वादर जाना था तो एक दिन तो कराची ठहरना था, और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो भी आए अपना एक दिन कराची ठहरे। मैं DHA में ठहरा था, अच्छे होटल में वहाँ पे। और फिर दिन को हाँ बाकी का दिन हम घूमे, DHA वगैरह देखा, फिर बैरिया टाउन चले गए, बैरिया टाउन की मस्जिद वगैरह देखी, जैसा कि इन तस्वीरों से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। और बस जनरली हम आगे पीछे घूमते फिरते रहे। इसी तरह हम अगले दिन निकल पड़े सुबह सुबह ग्वादर की तरफ। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये थोड़ी सी सड़क जहाँ जैसे ही आप कराची से निकलते हैं ज़्यादा बिजी होती है। तो ये बाबे बलोचिस्तान है, तो हम सिंध की हद को बाहर निकल रहे हैं और बलोचिस्तान की तरफ हमारा सफ़र शुरू हो गया है, बाबे बलोचिस्तान। तो अब हम बलोचिस्तान में दाखिल हो गए हैं। जैसे कि बताया था कि पहले हम जब कराची से निकलते हैं तो तकरीबन 150 किलोमीटर का सफ़र है ये विंडर। यहाँ से सीधा जिस तरफ कोयटा की सड़क जाती है इस पे जाते हैं हम। ये थोड़ी सी बिजी सड़क है और इसके बाद हम यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं जो कि कोस्टल हाईवे, जो कि शायद मुशर्रफ के दौर में शुरू हुआ था। तो हमारा पहला स्टॉप तकरीबन ये किन मलीर आता है इधर। कुंद मलीर के बीच बहुत ही खूबसूरत हैं। फ़िलहाल ये तकरीबन मेन बीच है कुंद मलीर का। यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता से काम शुरू हो रहा है। एक तो ये देख रहे हैं आप इधर, एक तो ये हट्स वगैरह बने हुए हैं, मगर इसके अलावा यहाँ पे और कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई। मैं दिसंबर 2020 के महीने में कुंदबलीर में इसी रूट पे था, तो उस वक्त ये पार्क बना रहे थे। ये जैसे देख रहे हैं पीछे कुंदबलीर है, ये हमारे दोस्त हैं फैसल भाई जो वहाँ के रियल एस्टेट बहुत मशहूर हैं ग्वादर के। और ये मैं इधर, और ये पार्क जो है अभी तक बन रहा है। इंशाअल्लाह
आने वाले वक्तों में यहाँ पे एक तो सफाई भी बेहतर हो जाएगी। आप देख रहे हैं का गंद वगैरह आगे पीछे, ये तो हमारी कौम की पता नहीं क्या मजबूरी है कि हर जगह गंद डालना है। प्लास्टिक बहुत ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, हर जगह गंद पड़ा हुआ है। वो खैर वो तो दूसरी बात है, मगर ये जहाँ तक ये कुंद बलीर का बात है, इसके बीचेस बहुत खूबसूरत हैं। एक तो बेसिकली टूरिस्ट की कमी है, और दूसरा टूरिस्ट आए तो करें क्या? दिस नो इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई कुछ करने को नहीं है। मतलब कोई 3 दिन के लिए या 2 दिन या 4 दिन के लिए आता है, तो जब तक वो 4 दिन के लिए या 2 दिन के लिए या इवन एक दिन के लिए इसके लिए अंदर एंटरटेनमेंट नहीं होती, तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ज़्यादातर लोग आते हैं, 2-4 घंटे 5-6 घंटे स्पेंड करते हैं यहाँ पे, तो इससे के बाद आगे और माड़ा की तरफ निकल पड़ते हैं। और माड़ा की जब कंद मलीर से हम निकलते हैं तो और माड़ा की तरफ चलते हैं, तो वहाँ की जो है ड्राइव काफ़ी खूबसूरत है। ये अब हम हिंगल नेशनल पार्क से जा रहे हैं, और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये रोड ज़रा यहाँ पे तकरीबन आप ड्राइविंग थोड़ी सी स्लो करनी पड़ती है, क्योंकि पहाड़ियाँ वाले भी हैं और सड़क भी इतनी सीधी नहीं है। मगर ओवरऑल तकरीबन जहाँ तक मोस्ट ऑफ द ये पीछे छोटी छोटी ये रेत के पहाड़ी हैं, इनके दूसरी तरफ समुंदर है। तो हमेशा आप जब कराची से ग्वादर जा रहे होते हैं ना, होता है गाड़ियों को देखें तो तकरीबन 1 घंटे में, जब आप 1 घंटे का सफ़र कर रहे हो, तो 1 घंटे के दरमियान तकरीबन आपको 20-25 गाड़ियां नज़र आएंगी। ज़्यादा इनमें शायद ट्रक। ये आगे देख रहे हैं, ये हिंगल नेशनल पार्क का वो एरिया है जहाँ पे उसमें हम पहुँच रहे हैं, जहाँ पे आपको प्रिंसेस ऑफ होप मिलेगा, उम्मीद की देवी, और दूसरे नेचुरल स्टोन पे सदियों से बने हुए, मतलब सदियों की बारिशों के पानी से या कुछ तरह जिस तरह भी है, और जो नेचुरली वो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ऑटोमेटिकली बन गए हैं जो, वो नज़र आएंगे। अभी आप ये बहुत ही इस ड्राइव का सबसे तकरीबन खूबसूरत यही एरिया है। जो ये नेशनल हिंगोल पार्क भी छोटा नहीं है, मतलब 100 किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ होगा, मगर और 3-4 जगहों पे ये सड़क बहुत ही खूबसूरत बन जाती है। जैसे आप ये वो सफिंक्स बना हुआ है ऊपर देख रहे हैं उधर, ये तो इसी तरह आगे आएंगी प्रिंसेस ऑफ होप ही आगे। अ, ये बहुत ही आई मीन हम दोपहर को इससे गुजर रहे थे, और आगे थोड़ी से आगे वो प्रिंसेस ऑफ होप आ जाती है, वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह रुकती हैं। वो सामने नज़र आ रहा है वो नीचे, तो हम भी यहाँ रुके थे। इवन जो कोचेज़, ये कोच सर्विस भी है कराची से, अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो कराची से ग्वादर की कोच सर्विस भी है, और काफ़ी रेगुलर कोचेज़ आती हैं। वो पीछे नज़र आ रहा है जैसे वो प्रिंस ऑफ सफ़र होता है। हम भी यहाँ आए, यहाँ ठहरे, आधा पौना घंटा ऊपर ये पहाड़ के ऊपर, थोड़े से पहाड़ है, ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। ये छोटी सी जगह, ये ज़रा मुश्किल है, बाकी तकरीबन काफ़ी आसान है। जैसा कि सब करते हैं, हमने भी यहाँ खड़े होके सेल्फियाँ वगैरह बनाई और व्यूज़ को एंजॉय किया। ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ के बहुत ही मज़ा आता है। दी ओनली अनफॉर्चुनेट थिंग जो है वो ये है कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई इंतज़ाम वगैरह नहीं है, आगे पीछे नीचे ना कोई दुकान है ना कोई ऐसा कोई सीन है, मतलब टोटली अनएक्सप्लोर्ड जगह। ये यहाँ से अगर आप निकलें तो अगला हमारा स्टॉप फिर औरमाड़ा आएगा, जो तकरीबन 1.5-2 घंटे की डिस्टेंस पे है फ्रॉम प्रिंसेस ऑफ होप। और फिर औरमाड़ा से हम निकलते निकलते ग्वादर, जो कि इसके आगे एक 200-300 किलोमीटर, पसनी पसनी से ग्वादर आएगा। अगेन ये औरमाड़ा की ये जो कोस्ट लाइन इधर है, ये जो नज़र आ रहा है, ये छोटी सी स्ट्रिप, ये बहुत ही खूबसूरत, तकरीबन 500-600 यार्ड सड़क से
समुंदर तक का है और यहाँ पे रिजॉर्ट बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले 2-4 सालों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजॉर्ट बन जाएंगे। ऑन ए वीकेंड तकरीबन 100-150 लोग यहाँ कैंपिंग करते हैं। होटलों में भी जगह बुक होती है, बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे बुकिंग मिलती है। फ़िलहाल फैसिलिटीज़ बहुत ही बेसिक हैं कहा जाए, मगर आने वाले वक्तों में यहाँ पे बहुत कुछ हो जाएगा। जो ट्रैवलर्स होते हैं यहाँ पे एक दो इरानियन टाइप पेट्रोल स्टेशन भी हैं, मतलब जहाँ से पेट्रोल आपको मिल सकता है, और एक ही तकरीबन रीज़नेबल होटल है यहाँ पे जहाँ से आप खाना वगैरह खा सकते हैं। तो खाने वगैरह की सहूलियत, और तकरीबन सभी लोग यहाँ पे रुकते हैं। अभी ज़ाहिर है इस इलाके में, इस एरिया में बिजली, पानी, जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये एक रिज़ॉर्ट उधर बना हुआ है, ये लेफ़्ट पे एक होटल बना हुआ है, तो फैसिलिटीज़ बहुत ही तकरीबन बेसिक हैं। अब जो ये ज़ीरो पॉइंट है और यहाँ से अगर इस तरफ जाया जाए, ये जो है ये ओल्ड सिटी है, और ये ऊपर वाला ये सारा एरिया जो है ना, ये नेवी का है। यहाँ पे तकरीबन पूरे जो पाकिस्तान के समुंदर हैं उन पे ये नेवी वालों की नज़र होती है, उनके ये कंट्रोल सेंटर समझ लें इसी तरफ है। तो ये एरिया वेरी रिस्ट्रिक्टेड है, इस तरफ भी आना मतलब लोग आ जा सकते हैं, मगर इस पे चेक पोस्ट बनी हुई है। यहाँ पे आने पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस यहाँ से ज़ीरो पॉइंट से राइट लेके सीधा ग्वादर की तरफ चल पड़ते हैं, यहाँ पे रुकते हैं खाने वगैरह के लिए, यहाँ से आगे चले जाते हैं। अगर आपको और मारक वो सवाद सड़क जो गरमारा के अंदर को जाती है, ये वो सड़क है, इसको भी दोबारा ठीक कर रहे हैं। कुछ हिस्सा ये जो साइड पे ये देख रहे हैं, ये लोगों ने जगह ली हुई हैं। यहाँ पे जगह लेना काफ़ी मुश्किल है, तकरीबन एक करोड़ का एकड़ कम से कम अगर कोई मिल जाए तो, क्योंकि ये बिल्कुल समुद्र के सामने है। ज़्यादातर नेवी लोगों वालों ने ली हुई है ये जगह, यहाँ पे वो अपने बीच हाउसेज या कुछ कोठियाँ वगैरह बनाएंगे। आगे जो आगे नज़र आ रहा है कुछ तो आर्मी वालों की है, ये नेवी वालों की डेवलपमेंट है। इसके आगे फिर ग्वादर शहर, सॉरी, और माड़ा शहर है, पुराना शहर। कच्चा सा किस्म का, टूटी फूटी सड़कें वगैरह। तो जो टिपिकल आप स्विट्ज़रलैंड के गांव वगैरह या ऐसे या कुछ इस तरह को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल नहीं है। हालांकि हालांकि इतनी नेवी की प्रेजेंस है, मतलब वो सड़कें वगैरह, फूल शूल, दरख्त वगैरह लगा के कुछ कर सकते थे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली। विजन नहीं है वैसे, काम तो हो सकता है बहुत कुछ, मगर विजन नहीं है। और माड़ा से निकल के हम ग्वादर पहुंच जाते हैं, और ग्वादर के फर्स्ट इम्प्रेशन, हम रात को पहुंचे थे, सुबह में उठा, फैसल भाई के ये घर से उठा, देखता रहा। ये ये न्यू टाउन फेज़ 1 है, जहाँ कुछ तो अच्छे अच्छे बने हुए हैं घर, कुछ अभी बन रहे हैं, कुछ सड़कें भी आप देख सकते हैं ऐसी हैं। न्यू टाउन फेज़ 1 तकरीबन सबसे पहले जो मॉडर्न डेवलपमेंट हुई है ओल्ड सिटी के बाद। तो हैप्पैज़ार्ड, मतलब जिसका जो अपने प्लॉट तो सभी के थे, डिमार्केशन करवा के किसी ने क्या बना लिया, किसी ने बिल्कुल चार दीवारी फेर दी। तो इसमें पोजेशन सबसे पहले मिली है। सड़कें भी देख सकते हैं, इसको देखें, इधर से वाइड है, यहाँ से तंग हो जाती है। लोगों ने घर भी बनाने शुरू किए, ज़रूरत भी थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद की जा सके, जो मेन रोड है वो तो अच्छे बने हुए हैं, आगे आगे भी देख सकते हैं। मेन रोड तो बहुत खूबसूरत है, ये मरीन ड्राइव है, बहुत खूबसूरत बनी हुई है, दोनों तस्वीर से नज़र आ रहा है। मगर जहाँ तक वो फेज़ 1 न्यू टाउन का है, तो वो इज़ अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। अनफॉर्चुनेटली पिछले 20 सालों में हुकूमतों में या लोकल अथॉरिटीज़ ने उस पर कोई गौर नहीं की। ऐसे ही बस डेवलपमेंट होने दी, लोगों की ज़रूरत पूरे करने दी, कोई सड़कों का सही प्लानिंग नहीं। प्लानिंग तो खैर चलो, बनाना ना बनाना तो दूसरी बात है, कम से कम डिमार्केशन तो कर देते, वो डिमार्केशन भी उन सड़कों की नहीं हुई। तो दैट्स बीन अ शेम रियली, क्योंकि उम्मीद की जा सकती है कि फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 जो भी अगले फ़ेजेस होंगे, संगार को देखा जाए तो
ये ट्रेंड चेंज होगा, क्योंकि एक नई सिटी को दैट वाज नॉट द वे टू डेवलप। गुड न्यूज़ इज़ कि बाकी जो है ग्वादर, जैसे आप ये मरीन ड्राइव को देख रहे हैं, इसको आप दोबारा ठीक कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज़ कि वो बेचारे ठीक करते हैं, टूरिज़्म नहीं है, पैसा नहीं आता, तो खर्चा कहाँ से आया, ये भी होता है। जैसे ही टूरिज़्म शुरू हो जाए और उस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो हम थे इधर एक दो दिन, 2-3 दिन ठहरे जीवनी तक के। हर सोसाइटी, हर मेजर सोसाइटी को देखा, संगार देखा। ये अब संगार का जो सनसेट पार्क अभी खुला नहीं था, वो था संगार में, थोड़ी बार मस्ती भी की। ये पार्क अब खुल गया है, एक दूसरा पार्क संघार में बन गया है। संघार बाय कंट्रास्ट जो है फेज 1 की सड़कें भी दोबारा बन रही हैं, इज अ मच बेटर प्लान सिटी कह लो संघार, क्योंकि 6-7 किलोमीटर वो लंबा है, 4 किलोमीटर वाइड है, विच इज़ सिमिलर टू अ बिग सिटी और स्मॉल सिटी। तो बाकी तो ग्वादर तो इटसेल्फ, जैसे मैं कह रहा था दूसरे प्रोग्राम में, बहुत ही बड़ा है। गवादर तकरीबन, आई मीन फ्रॉम वन एंड जहाँ पे सी पिक वो गल्फ सिटी बना रहे हैं, दूसरी तरफ ऑयल सिटी तो को देखें तो 130-40 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस बन जाता है। और विथ वाइज नीचे से ऊपर तक भी 40-45 किलोमीटर हाइट हो जाती है। कई जगहों से थोड़ी है समुद्र की वजह से, कई जगहों से पूरी है। तो उसमें आप इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, 2-3 और फैसलाबाद शहर डाल दें, तब भी वो एरिया जो है ना उनके बराबर होता है, जो मेन शहर है। मैं मसलन ग्रेटर इस्लामाबाद टेरिटरी की बात नहीं कर रहा, तो मगर जो मेन शहर है ना, सभी के उनको डाल दें तब भी वो ग्वादर का रकबा उनके बराबर ही होगा, उससे कम नहीं होगा। तो ये संघार में कुछ फिरे। संघार के ऊपर से अगर देखा जाए तो संघार की हाइट ऊपर है, नीचे ये जो पोर्ट सिटी है, इधर लेफ्ट पे आपके इस कॉर्नर पे आपको वो क्रिकेट ग्राउंड नज़र आ रहा होगा, ये पोर्ट सिटी का एरिया है। यो वो आगे जो है वो ओल्ड सिटी है, और उस ओल्ड सिटी के आगे लेफ्ट पे आपको न्यू टाउन आ जाएगा, और राइट पे जो है वो ईस्ट पे और उसके ऊपर कमर्शियल एरिया, और मिडल में आगे 10-12 किलोमीटर आगे आ जाएगा ग्वादर का पुराना एयरपोर्ट। तो ये मरीन ड्राइव पे जीटीए के ऑफिस के बाहर ये पार्क है, ये भी खूबसूरत बनाया हुआ है। फिर आगे पीछे जो गर्दनवाह एरिए हैं, मसलन गंज जीवनी, पिशुकान वगैरह, इनके भी बीचेस बहुत खूबसूरत हैं, ये जगह देखने की हैं। हम आए थे तो इन जगहों को देखा। ये ग्वादर की फ़िश मार्केट देख लें। अनफॉर्चुनेटली फ़िश बिज़नेस में भी हम पीछे रह गए हैं। हमारे पास चीज़ें तो हैं, मतलब रॉ गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए तो हैं, मगर विजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्प, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ों में हम बहुत पीछे हैं। पैकेजिंग वगैरह की इंडस्ट्री में देख लें, कोल्ड स्टोरेज में देख लें, हर चीज़ में इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि एज पाकिस्तानीज वी विल डू समथिंग। कोशिश तो कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान की सभी इमरान खान पे ना छोड़ें, हम भी अपना हिस्सा डालें और पाकिस्तान को बेहतर करें। इसी तरह ये देख लें मरीन ड्राइव की एक पिक्चर, वैसे आगे पीछे ग्वादर में आगे पीछे खूबसूरती की जगह हैं। इनको अब ज़्यादा डेवलप करना है, टूरिज़्म के लिए इनको बनाना है। और क्रिकेट ग्राउंड, ये पिछले हफ्ते की, शायद 2 हफ्ते पहले की फ़ोटो है, मेरे भाई यहाँ गए थे तो वहाँ पे क्रिकेट मैच हो रहा था। काफ़ी ब्लॉगर, मेरे ख्याल अली ज़फ़र वगैरह भी इधर आए हुए थे। ये अगेन अनदर ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ ग्वादर। और जहाँ तक वहाँ के बीचेस का है, मतलब सिट बैक एंड एंजॉय, आराम से बंदा बैठ गया। इतने खूबसूरत बीचेस दुनिया में और जगह भी हैं, मगर इनकी जो वार्म वाटर और जो ये वार्म तो मतलब इनकी फील है ना, वो बस अपनी है। उम्मीद है आपको ये थोड़ा सा टूर ग्वादर का पसंद आया होगा। मैं 3 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और मुझे तो ग्वादर के बारे में बहुत कम चीज़ें मिलती हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह आइंदा
अपनी सलाहियत भी बेहतर कर लूँगा, ब्लॉग्स बनाने की, कंटेंट भी बेहतर करूँगा और इंशाल्लाह कुछ और वीडियो बनाऊँगा जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसके बारे में, पोटेंशियल फ्यूचर ऑफ ग्वादर, ऐसी वैसी चीज़ों के बारे में रिसर्च मेरे पास है बहुत सी पड़ी, उसको बस किसी तरीके से अच्छे वीडियो, एंगेजिंग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।